बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पर्सनल आइडेंटिटी। तो फोरेंसिक आइडेंटिटी या पर्सनल आइडेंटिटी वाले चैप्टर के ऊपर मेरी ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हमने पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर जो था, पहले हमने रेस की डिटर्मिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले, ओके। फिर हमने इसके बाद सेक्स की डिटर्मिनेशन पढ़ी है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एज है, फिर एज के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है कि किसी भी बंदे की इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन करना, तो वो आ जाती है कॉन्जेनिटल फीचर्स। और ये सारी हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इस जगह से स्टार्ट होती है। तो रेस है, तो यहाँ पर कुछ अब यहाँ पर आना शुरू होते हैं कॉन्जेनिटल फीचर्स। तो दो तरह के फीचर्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्जेनिटल, दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड फीचर्स, इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, ओके। तो जो कंजेनिटल फीचर्स होती है जिससे आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसके अंदर कंजेनिटल फीचर्स में जो बाय बर्थ होते हैं, इसमें पर्सनल अपीयरेंस है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बर्थ मार्क या मोल होता है। तो ये 5 पैरामीटर्स आ जाती है जो कंजेनिटल फीचर्स को डिटरमिन करते हैं। और इन कंजेनिटल फीचर्स को देखने के बाद हम किसी बंदे की क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद आ जाएंगे एक्वायर्ड फीचर्स। एक्वायर्ड फीचर्स जो बाय बर्थ नहीं होते, जो हमने खुद करवाए होते हैं, टैटू मार्क्स है, स्कार, इंजरी की वजह से हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल मार्क्स है, एक्वायर्ड मालफॉर्मेशन है, और दूसरे मिसलेनियस फीचर्स है। तो आपने वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग चलेगी बड़ी वाली, वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड बॉडी फ्रैगमेंटरी रिमेन्स इन मैस डिजास्टर। कि अगर आपके पास कोई मैस डिजास्टर वाला सिनेरियो देखने को मिलता है, मैस डिजास्टर में आप कह सकते हो कि सुनामी आ चुका है या बम धमाका हुआ है, तो इस केस में आपको म्यूटिलेटेड बॉडी फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं। उनसे आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे? तो उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए। फिर ये वाली हेडिंग्स चलेगी, ओके। समझ आ गया आपको? यानी जो ये वाला जो कंजेनिटल फीचर्स और एक्वायर्ड फीचर्स यहाँ तक जाएंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड बॉडी फ्रैगमेंट्स वाली। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंजेनिटल वाले को कवर कर दूँ। एक्वायर्ड थोड़े से लंबे हैं तो उनके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो कंजेनिटल फीचर्स के अंदर पर्सनल अपीयरेंस आ जाता है, एंथ्रोपोमेट्रिक फीचर्स से आ जाती है, फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, ओके, या डेक्टाइलोग्राफी आ जाती है, बर्टीरियन सिस्टम आ जाता है। तो इन सबको हमने स्टडी करना है कंजेनिटल फीचर्स की हेडिंग में। अब पर्सनल अपीयरेंस के अंदर हमने उस इंडिविजुअल का कॉम्प्लेक्शन से पहचाना, उसका फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स किया, उसके फोटोग्राफ से पहचान लेना है। ये मेथड एरर फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से डॉक्टर को कोई ना कोई एविडेंस पेश करना पड़ता है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, ओके। तो इस यानी इस मेथड के अंदर बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। आपको पता है कि एक ही बंदे के 7 कॉपीज होती है पूरी दुनिया में, पता नहीं, ये मैंने सुना था, ओके। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसके फोटोग्राफ यूज करते हुए इस बंदे को आइडेंटिफाई करते हो। तो ये तो हो गया पर्सनल अपीयरेंस, जो कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, फोटोग्राफ के ऊपर डिटरमिन करती है। इसके बाद है एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम या बर्टीलियन सिस्टम या बर्टीलियन एज, ओके। तो हम इसको स्टडी करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला साइंटिफिक मेथड था जिससे क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन होती थी, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम। और जिस बंदे ने उसको डिस्कवर किया था उसका नाम था बर्टीलियन, तो बर्टीलियन सिस्टम बोलते हैं या बर्टीलियनियज बोलते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है क्या? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि अडल्ट एज के बाद जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सपोज लिम्स है, ट्रंक है, तो इनकी मेजरमेंट्स चेंज नहीं होती। यानी एक मरतबा अडल्ट एज आ जाती है तो इसके बाद जो मेजरमेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो चेंज नहीं होती अडल्ट एज के बाद। तकरीबन 21 ईयर्स नहीं कहा हुआ है। और दो बंदे के अंदर, अगर दो बंदे सपोज पर्सन ए और पर्सन बी है, उनके अंदर ऐसे मेजरमेंट सेम नहीं हो सकती। अपर लिम्ब की इतनी स्पेसिफिक मेजरमेंट है, लोअर लिम्ब की इतनी स्पेसिफिक मेजरमेंट है, तो दो इंडिविजुअल में एक जैसी नहीं हो सकती। और ये वाली जो मेजरमेंट्स है ये अडल्ट एज के बाद चेंज भी नहीं होती। अडल्ट एज को उसने 21 ईयर्स कहा था। अब इसके अंदर प्रिंसिपल तो बता दिया, अब हम वो कौन कौन सी मेजरमेंट्स या वो कौन कौन से डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो डाटा होगा वो, यानी पहला डिस्क्रिप्टिव डाटा, दूसरा बॉडी मार्क्स और तीसरा बॉडी मेजरमेंट्स, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव डाटा के अंदर आपने हेयर के कलर को देखना है। हाँ, ये हो सकता है कि वो डाई करवा सकता है, लेकिन इसका जो नेचुरल कलर होता है वो चेंज नहीं हो सकता। मे बी एज के साथ आपको पता है कि हेयर का शायद कलर ग्रे होना शुरू हो जाता है। आई का कलर, शेप ऑफ नोज, ईयर, चिन, तो ये डिस्क्रिप्टिव डाटा में आएगा, जो डिस्क्रिप्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है बॉडी मार्क्स। जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसका मेलानोसाइट का, उसको बोलते हैं मोल, तिल बोलते हैं। स्कार है, टैटू मार्क्स है। वैसे टैटू मार्क्स हम कह सकते हैं कि ये स्कार, टैटू मार्क्स, ऑक्यूपेशनल मार्क एक्वायर्ड के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा 14 मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। 14 मेजरमेंट कौन कौन सी? एक स्टैंडिंग हाइट, दूसरी सिटिंग हाइट। फिर हम आएंगे हैंड की तरफ, तो हैंड में आउट स्ट्रेच हैंड या अपर लिम्ब का पूरा स्पैन है। फिर इसके बाद हेड का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, हेड का विड्थ, फेस की ब्रेड्थ, राइट ईयर की लेंथ,
इसके बाद लेफ्ट फुट की लेंथ, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट 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 का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद क्या लेनी है आपने, फोटो लेनी है। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर फोटो ऑफ फेस और प्रोफाइल व्यू ऑफ फेस। तो ये सब चीज़ें आती हैं जो किसके अंदर आ जाती हैं, तकरीबन हम इनको मिला के 14 मेजरमेंट्स बोलते हैं। ओके, 14 मेजरमेंट्स हैं। तो किन किन की होती है दोबारा पढ़ लो आप। स्टैंडिंग हाइट है, सिटिंग हाइट है, अपर लिम्ब का पूरा आउट स्ट्रेच। अगर हम हेड की बात करते हैं तो फिर हेड के अंदर यानी ये जो 2 पैरामीटर है ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर है, ये अपर लिम्ब का स्पेसिफिक हो जाएगा। ये वाला हम हेड एंड नेक का कह सकते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, विड्थ है, ब्रेथ है, फिर ईयर की लेंथ है, फिर लोअर लिम्ब में आ जाएंगे तो फिर लेफ्ट फुट की बात करेंगे, फिर लेफ्ट फोर आर्म है, मिडल फिंगर की लेंथ है, लिटिल फिंगर की लेंथ है, और इसके बाद पूरे हैंड की लेंथ क्या होती है। ओके, और इसके बाद फेस का एंटीरियर पोस्टीरियर फोटो। ओके, तो ये सारी 14 मेजरमेंट्स हम लेंगे। तो कहती है कि ये 14 मेजरमेंट एक बंदे की और दूसरे बंदे से मैच करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी 286% हो गए, इसमें से एक बंदे के साथ वो रिजेंबल कर सकती है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये तो बता दी आपको, ये मेजरमेंट्स होते हैं। बॉडी मार्क्स के अंदर मोल्स आ जाते हैं और इसके अलावा स्कार है, टैटू मार्क्स आ जाते हैं। ओके, फोटोग्राफ हमेशा लेते हैं फ्रंट व्यू की और राइट प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप लिख लो ये फ्रंट है और इसके साथ राइट प्रोफाइल। ओके, तो ये 14 मेजरमेंट हम किसी भी बंदे की लेते हैं और फिर इसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब पहले इन्होंने डिसएडवांटेजेस को ही लिखा हुआ है। एडवांटेजेस तो ये होता है कि सब आइडेंटिफिकेशन करते हैं और 2 बंदे की मेजरमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर सिमिलर होती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि सिर्फ अडल्ट के ऊपर अप्लाई होता है 21 ईयर्स के बाद, चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। इस मेथड में कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जो एरर्स करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। पर्सनल फैक्टर डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिफरेंट होते हैं। ओके, और फिर इस सिस्टम में आपको डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वेल ट्रेंड ऑपरेटर चाहिए जो मेजरमेंट अच्छे तरीके से करे, एरर ना होने के बराबर हो, क्योंकि अगर ज़रा से भी एरर आ जाता है तो आइडेंटिफिकेशन खराब हो जाती है। तो आपको एक्यूरेसी चाहिए, पर्सनल फैक्टर खराब कर सकते हैं और ये सिर्फ अडल्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है। ओके, अडल्ट के ऊपर अप्लाई होता है। तो हमने पहले पर्सनल अपीयरेंस पढ़ लिया, एंथ्रोपोमेट्रिक या जिसको बर्टिलियन बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स को हमने अब हम पढ़ लेते हैं। जो फिंगरप्रिंट्स है उसको बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी या गाल्टोन सिस्टम, क्योंकि इसको गाल्टोन ने शायद किया होगा। तो डेक्टाइलोग्राफी जिसको डर्मेटोग्लाइफिक्स भी बोलते हैं या उसको गाल्टोन सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम बोलते हैं गाल्टोन सिस्टम या फिर फिंगरप्रिंट या डेक्टाइलोग्राफी, डर्मेटोग्लाइफिक्स। ओके, अब ये वो मेथड है जिसके अंदर आप डिजिटल या पाल्मर, ये पाम है और ये डिजिट के जो प्रिंट होते हैं उनको लोगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और ये अच्छा मेथड होता है, इजी मेथड होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। ओके, और अगर एक तरफ से बर्टिलियन है, दूसरी तरफ ये वाला गाल्टोन सिस्टम है, तो हम किसको फेवर करेंगे, हम इसी को फेवर करेंगे, गाल्टोन सिस्टम को, एज कम्पेयर टू बर्टिलियन। इसकी हिस्ट्री या किसी काम के लिए नहीं करना, इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ये है कि जो हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर, थंब, पाम और फुट, सोल ऑफ फुट, इनके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक रिजिस और ग्रूव्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजिस और ग्रूव्स, और कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजिस और ग्रूव्स या फिंगरप्रिंट्स तकरीबन हर इंडिविजुअल में स्पेसिफिक और डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि जो आइडेंटिकल ट्विन है उसमें भी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकते होते हैं, और ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी कुदरत होती है। तो फिंगरप्रिंट क्या होती है, द फिंगर, पाम ऑफ हैंड, सोल ऑफ फुट हैज कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्शन रिज स्किन, तो उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। ओके, जो इनकी अरेंजमेंट होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर एक के लिए स्पेसिफिक होती है। यानी ये एपिडर्मिस के ऊपर, डर्मिस दोनों के ऊपर पड़े होते हैं बाय बर्थ। ये परमानेंटली रहते हैं, यानी टेम्परेरी नहीं होते, परमानेंट रहते हैं और पूरी लाइफ में कांस्टेंट रहते हैं। ओके, जो फिंगरप्रिंट्स होता है 2 इंडिविजुअल का, वो तकरीबन रिजेंबल नहीं कर सकता और रिजेंबलेंस के चांसेस तकरीबन इतने ज़्यादा, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। अब इसका जो मिमोनिक होता है, जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है, उसका मिमोनिक होता है क्ला, ठीक है, क्ला। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा वाला होता है, 67% के अंदर लूप वाला कॉमन होता है। ओके, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है होल्ड, ठीक है, यानी ये तो था इनका मिमोनिक याद करने का, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फिर ये रहा मिमोनिक है लाइक, तो एल से लूप सबसे ज़्यादा 60%, फिर इसके बाद होल्ड 25%, फिर इसके बाद ए आर्च 67% और सी से कंपोजिट 1 से लेकर 2%। सिर्फ ये वाला मिमोनिक तैयार कर लेना आसानी हो जाएगी आपकी। अब पहला पैटर्न है आर्च। अब आर्च वाला आई थिंक शायद आपको यहाँ पे क्लियर ना हो, तो मैं आपको दूसरी किताब से दिखा के तस्वीर दिखाता हूँ कि आर्च होती किस तरह से है। ये आर्च वाला पैटर्न है। ओके, आर्च वाला, वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मोस्ट कॉमन पैटर्न, तो मोस्ट कॉमन पैटर्न कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो जो आर्च वाला है, अगर आर्च की डेफिनेशन पढ़ते हो, इसके अंदर जो रिजेस होती है एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करती है, लाइक आर्क लाइक। फॉर एग्जांपल रिजेस यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। ओके,
तो ये है आर्च लाइक पैटर्न। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है लूप। लूप के अंदर जो रिजेस होती है सेंटर में हेयर पिन के फॉर्म में होती है, और इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं, डाउनवर्ड स्लैंटिंग होते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ किस जगह पे है लूप। ओके, तो अगर आप इस लूप वाले डायग्राम में देखोगे, ये वाली लूप वाली डायग्राम है, तो इस वाली लूप वाली डायग्राम के अंदर जो रिजेस होती है वह सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, सेंटर में हेयर पिन के फॉर्म में है, इस तरह से यू शेप है, हेयर पिन के फॉर्म में है सेंटर में, और इनके एंड्स डाउनवर्ड स्लांटिंग होते हैं। अगर आप देखो डाउनवर्ड स्लांटिंग है इनके एंड्स। ठीक हो गया, तो इनको बोलते हैं लूप। इसकी बात है होल। होल 25% लोगों में होती है। इसके अंदर जो सर्कुलर रिजेस होते हैं, ओके, वो कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। अगर आप देखो पूरा होल बन रहा है गोल। ठीक है, यानी ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, आर्क लाइक है, ये हेयर पिन लूप है, ये इस तरह से है गोल वाला। ठीक है, गोल गोल गोल। और इसके बाद कंपोजिट है। कंपोजिट के अंदर इनके मिले जुले पैटर्न होते हैं, यानी ना ट्रूली होल होता है, ना आर्च होता है, ना लूप होता है, इन सबको मिलाने से चीज़ बन जाती है। तो ये थे इनके क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं। अब रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। और फिंगरप्रिंट को आपने किस तरह से इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, प्रिजर्व किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पर पहले लिखा है कि आपने जो फिंगर है उसको वॉश करना है स्पिरिट के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ, फिर इंक अप्लाई करनी है ताकि यूनिफॉर्म फिल्म हो सके पल्प के ऊपर। ठीक हो गया। ओके, फिर इसके बाद फिंगरप्रिंट्स पूरी की पूरी 10 फिंगर्स के लेने हैं। स्पेसिफिकली फीमेल के लिए राइट थंब होता है और मेल के लिए लेफ्ट थंब होता है। तो यह बात आपने नोट कर लेनी है, एमसीक्यू में आ जाता है। ओके, फिर इसके बाद फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड करने के बाद आपने डाटा को एंटर करना है इस पेपर के साइड के ऊपर। ओके, अगर कोई एक फिंगर की टिप जख्मी हो चुकी है तो फिर इसको एक एडिशनल पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर नोट कर लेना है। यानी कहना है कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर डैमेज हुई पड़ी है, इंजर्ड हुई पड़ी है। जो लेप्रोसी वाले पेशेंट के होते हैं और दूसरी डेडफुल कैंटीजियस, इनके रिकॉर्ड नहीं होते क्योंकि लेप्रोसी वाला जो इन्फेक्शन होता है स्क्यूटेनियस का होता है और ये हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलती है। ओके, यानी किन किन कंडीशन के अंदर फिंगरप्रिंट खत्म हो जाते हैं। परमानेंट लॉस के जो क्रिमिनल्स होते हैं खुद जानबूझ के उड़ा देते हैं, बर्न से, एसिड से, प्लास्टिक सर्जरी से। लेप्रोसिस में भी उड़ जाते हैं फिंगरप्रिंट। इलेक्ट्रिक इंजरी है या रेडिएशन इंजरी है, इस केस में फिंगरप्रिंट नहीं लेते। फिंगरप्रिंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, आयोडीन या फ्यूमिंग एसिड्स नोट करते हैं। डेड बॉडी के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्किन काफ़ी हार्ड होती है, श्रिवल्ड होती है। तो सबसे पहले आपने ऑलिव ऑयल, फिर इंक अप्लाई करनी है, फिर फिंगरप्रिंट लेने हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने फिंगर टिप को सलाइन वाटर के अंदर, ठीक है, बॉईल करना है आफ्टर रिमूवल, यानी किसी के फिंगर में लिया तो फिंगर प्रिंट टिप को लिया। ओके, रिमूव करने के बाद आपने उसको सलाइन वाटर में इसको बॉईल करना है तो इसका कॉन्ट्योर वापस आ जाएगा। ओके, जो डस्टिंग पाउडर होता है वो ल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे लिखा था टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, तो वो टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न थे। अब यह टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट इंप्रेशन होते हैं। एक होता है प्लेन। प्लेन के अंदर होता है क्या, सपोज पेपर है और इसके ऊपर ये प्लेन है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आप फिंगर की जो इंक वाली सरफेस होती है उस पर आप डायरेक्टली पेपर के ऊपर लगा लोगे तो उसको बोलते हैं पार्शल। इसके बाद दूसरा है रोल्ड। रोल्ड के अंदर इंक यहाँ पे लगाई और यूं रोल्ड। ठीक है, समझ आ गया। तो रोलिंग करने से आपको कंप्लीट या डिजायरेबल इंप्रेशन देखने को मिलता है। जबकि प्लेन में सिर्फ ये किया तो सिर्फ इस पार्ट के आते हैं, पेरिफेरल वाले नहीं आते। और फिर अगर यूं करोगे, रोलिंग करोगे तो ये रोल्ड आते हैं, इसमें कंप्लीट इंप्रेशन देखने को मिलता है। ओके, और आपको पता है कि मेल्स के लिए लेफ्ट होता है और फीमेल्स के लिए राइट थंब इंप्रेशन होता है। फिंगरप्रिंट ऑफ मम्मीफाइड स्किन, अगर कोई स्किन मम्मीफाइड हो गया तो फिर उस स्किन को क्या करना है, स्किन को इमर्स करना है ग्लेशियर एसिटिक एसिड में तकरीबन 60 आवर्स के लिए। फिर इसके बाद 2 घंटे तक वॉश करना है और फिर इस ड्राइड स्किन की क्या लेनी है, हमने डिफरेंट इंप्रेशन लेने हैं। ओके, इसके बाद मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ डिजीज। इन डिजीज की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिको लीगल डिजीज। तो पहली बात कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एपिडेमिस और डर्मिस के ऊपर, कांस्टेंट होती है, इनको अल्टर नहीं कर सकते, और ये एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। वेपर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, या क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या फिर ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के ऊपर रखा जाता है, चेक के ऊपर, बैंक नोट्स में या डॉक्यूमेंट्स में। हम जैसे पता ना कि हमने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं या फिर कुछ चेक लेना पड़ता है तो फिर हमारा फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ गाल्टन सिस्टम, वैसे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस वैसे सेम ही आ जाएंगे। तो गाल्टन सिस्टम है तकरीबन हर पर्सन पे अप्लाई होता है। जो फिंगरप्रिंट है वो मम्मीफाइड बॉडी, ब्यूटिफाइड बॉडी से भी ले सकते हैं। एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इजी क्लासिफिकेशन होती है। और जो प्रिंट होती है वो कोडेड मैसेज के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। और जो एक्चुअल प्रिंट होता है वो अवेलेबल होता है ताकि किसी भी एरर को चेक किया जा सके। तो ये तो हो गया फिंगरप्रिंट। एक है पोरोस्कोपी जिसको बोलते हैं लोकार्ट्स मेथड। ओके, अब लोकार्ट्स मेथड क्या है कि आपको पता है कि जो पोर्स होते हैं, पोर्स जैसे हमारे, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, जो
हमारे जो होते हैं कौन से ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड है उनकी जो डक्ट होती है वो ओपन होती है बिलो द एपिडर्मिस। तो इनके जो पोर्स होते हैं, इनके पोर्स को एग्जामिन करना, जो पोर्स असल में होता है क्या है, ये जो डक्ट होती है स्वेट ग्लैंड की, इनके माउंट्स होते हैं, जो पोर होते हैं परमानेंट होते हैं, नंबर साइज और शेप के ऊपर डिफरेंट होते हैं। ओके, ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब फिंगरप्रिंट वाला मेथड अवेलेबल, यानी उस वक्त जब फिंगरप्रिंट अवेलेबल हो या स्किन का कोई फ्रैगमेंट अवेलेबल हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला अब हमारे पास हैंड वाला सैंपल है, स्पेसिमेन है, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट वाला है वो है फुट प्रिंट। फुट प्रिंट ये इंप्रेशन जो सोल ऑफ फुट की वजह से होता है। आपको पता है कि जो टो और हील इनके पैटर्न भी डिस्टिंक्टिव होते हैं। ओके, जो फुट प्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, जिनको जो पुलिस मेंटेन करती है उनको क्या बोलते हैं, पगीज बोलते हैं, पगी बोलते हैं। ओके, फिर इनके जो कास्ट और मोल्ड पुलिस प्रिपेयर करती है, कुछ कंट्रीज को यूटिलाइज करती है टू एनहांस्ड फुट प्रिंट फाउंड एट द सीन है। ये भी यहाँ पे ये भी लिखा है कि दिस मेथड इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट द डेलिबरेट और एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेबी। कि अगर ये भी कैसा ना हो कि दो बेबीज़ हैं एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए तो एक्सचेंज ना हो जाए बेबीज़, तो इनको भी करने के लिए फुटप्रिंट लिए जाते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनकी वैल्यू अगर फिंगरप्रिंट से इस्तेमाल करते हैं तो रिलेटिवली कम होती है और ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिखा है कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी ट्रू एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसके बाद है एक्वायर्ड पेक्युलैरिटीज़। अब जो एक्वायर्ड पेक्युलैरिटीज़ है, अब उसके लिए टाइम खत्म हो गया तो उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।